कौन सा एल्कीन है या कौन सा एल्काइन। अभी पढ़ना शुरू करा होगा ना ऑर्गेनिक, अगर पढ़ना शुरू होगा तो सबसे पहली चीजों में से आता है कि तुम जनरल फॉर्मूला तो मेंटेन करो। तो तुम्हारे सामने ये तमाम तरह के कंपाउंड्स हम लोगों ने लिख दिए। तुम्हें ये डिसाइड करके बताना है इनमें से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। इसके अलावा इसी से ही हम लोग देखेंगे कैसे होमोलॉगस सीरीज डेवलप होती, क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, और साथ में अनसैचुरेशन और सैचुरेशन भी यहीं से देखेंगे। तो पहले काम तो यही करो, बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। हो गया टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है CnH2n+2। बस ये याद रखो। अब इसको इसको याद करना बड़ा बेकार सी चीज है, सीधे याद रखो जितने कार्बन होंगे, एल्केन्स के केसेस बता रहे हैं, जितने भी कार्बन हैं उसके डबल करो हाइड्रोजन, उसमें 2 ऐड कर दो। मान लो तुम्हारे पास 2 कार्बन है तो उसका डबल कितना हो गया 4, और उसमें 2 और हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या हो गया C2H6। तो सबसे पहला तरीका ये, जितने कार्बन है उसका डबल करके उसमें 2 ऐड कर दो तो वो एल्केन हो जाएगा। एल्कीन का क्या करा जाए, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। सिंपल सी बात, जितने कार्बन है उसका डबल कर दो हाइड्रोजन को। मान लो 2 कार्बन है तो उसका डबल कितना हो 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, C2H4 क्या हो गया इथीन। आगे हम लोग डेवलप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से एल्काइन को कैसे पहचानोगे, जितने भी कार्बन है उसका डबल करो हाइड्रोजन, उनमें से 2 माइनस कर दो। मान लो 2 कार्बन की एल्काइन है, 2 कार्बन की एल्काइन है तो 2 का डबल कितना हुआ 4, और 4 में से 2 हटा दो तो C2H2। तो ये तरीका ज्यादा सिंपल है, जितने कार्बन है उसका डबल करोगे हाइड्रोजन तो एल्कीन हो जाएगा। अगर उसका डबल में 2 ऐड कर दोगे हाइड्रोजन तो एल्केन हो जाएगा। अगर डबल करोगे है ना, और उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे तो वो इथाइन हो जाएगा। तो यहां पे अगर तुम देखो हमारे पास जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है ना, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन, यानी कि ए हमारा ए क्या आ रहा है इथीन, मतलब सॉरी एल्कीन में आ रहा है, ई आ रहा है और कोई बचा उसका डबल हाइड्रोजन, वो देखो आई, तो AeI ये हमारा क्या हो गया एल्कीन। इसी तरह से एल्केन को चेक करो, एल्केन कहां पे आ रहा है, अगर ध्यान दो तो एल्केन कौन सा है, जितने कार्बन है उसका डबल +2, जितने कार्बन है उसका डबल +2, यानी कि डी तुम्हारे पास एल्केन आ रहा है। फिर उसके बाद डबल उसका ये देखो F आ रहा है, उसके बाद कोई और बच रहा है C3H6 C4H10 ये आ गया G। इसी तरह से तुम्हारे पास जो बचे हुए हैं, अब कौन सा बच गया, एक ये बचा हुआ है B, उसके बाद तुम्हारे पास बचा है C2H2H, और इसके अलावा तुम्हारे पास बचा दिख रहा है वो एक और बच गया है B हो गया, फिर हो गया तुम्हारे पास D C3H8, ये भी नहीं C4H10 C2H2H हो गया, हाँ हो तो गया यार। तो ओवरऑल एक और कहीं रह गया देख लेना। तो सीधा सा तरीका ये है, जितने भी कार्बन है उसका स्टार्टिंग अगर डबल कर दोगे तो वो एल्कीन बन जाएगा, उसमें से डबल कर दोगे तो वो एल्कीन होगा, 2 कम कर दोगे तो एल्काइन हो जाएगा, और अगर 2 बढ़ा दोगे तो वो एल्कीन हो जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन की खासियत क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तुम्हें पता है कैटेनेशन ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड क्या होगा। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग, जैसे कार्बन को अगर यहीं पे देखो एक एग्जांपल उठा लो, जैसे सिंपल सा हम लोगों ने उठा लिया CH3C, और इसको हाइड्रोजन हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, एक और कार्बन उठा लो इसी तरह से CHHH। तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं कैटेनेशन। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इतने ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी तरह से कंपाउंड से भरे हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। वही प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन अब पूछा जाता है कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन अपने आप से ही जुड़ा जा रहा है। इससे इसका फायदा क्या मिला, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि याद रखो कार्बन जब अपने ही कार्बन से कनेक्ट होता है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा हम कहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आई। इसीलिए इतने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी
इसी को कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि हमारे पास कोई कंपाउंड, जैसे एग्जाम्पल की तरह से एक और ले लो, बेंजीन एक बड़ा मशहूर कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे ये टर्म जो ये कॉर्नर्स लिखे हुए हैं ये कुछ नहीं है, इनकी खासियत ये है कि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये खासियत क्यों आ रही है? इतने ढेर सारे कंपाउंड्स इसीलिए बन रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें पता है इथेन, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास इथेन CH3 अभी हम लोग इसके बारे में रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और ये हमारे पास हो गया इथाइन। तो गौर करो यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए रखना है वो है तुम्हारे पास टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावेलेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन की हम लोगों ने देखो क्लास 7th 8th 9th में तुमने पढ़ा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब वो चारों बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं। इस केस को देखो, ये चारों बॉन्ड सिंगल हैं। देखो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन ये उठाओ, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से। इसी तरह से इस कार्बन को भी देख लेंगे। तो सिंगल वाला कार्बन देखो, सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड एक। यानी कि अगर सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं तो हम उसे कहते हैं एल्केन। जो अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज 1 2 3 4 चारों वैलेंसीज जो है वो सिंगल बॉन्ड पूरी कर रहा है तो हम कहते हैं भाई वो क्या है? एल्केन। इसी तरह से अगर 4 में से, जैसे इस केस को देखो, 4 में से एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, CH2 ही लिखा है, इसको ओपन करा है। तो इस कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन 2 वैलेंसीज तो सिंगल बॉन्ड पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक क्या है? डबल बॉन्ड। तो 2 3 4 चारों वैलेंसीज कवर्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एक ऐसा डबल बॉन्ड है। इसी तरह से यहां पे देखो, सिंगल बॉन्ड एक बना हुआ है, लेकिन बाकी 3 वैलेंसीज ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू पूरी हो रही। तो ये केस किस चीज का बन रहा है? ये टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन का इफेक्ट है कि इतने ढेर सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं। बेंजीन भी तुमने देखा, तो इतने ढेर सारे कंपाउंड्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठ रहा है कि इतने कंपाउंड्स होने के बाद हम इसको डिवीजन किस बेसिस पे करते हैं? एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कुछ कहेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो हम कुछ और कहेंगे। सैचुरेशन अनसैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन का मतलब होता है जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वी कॉल इट अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हम उसे बोलते हैं। अब उसके अलावा अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। तब उसे नाम दे दिया जाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब किस चीज से डील हो रहा है? मतलब देखो, कार्बन की अगर हम अनसैचुरेशन, पहली चीज तो अनसैचुरेशन का मतलब हो गया अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस बात पे बेस्ड है कि कार्बन जो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसमें हर कार्बन जो है अनसैचुरेटेड में कि अभी ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। जैसे मान लो एक केस उठा रहे हैं, इस केस को देखो, ये हमारे पास क्या है? इथेन है और ये इथीन है। तुम यहाँ पे देखो तो इथीन के केस में 4 हाइड्रोजन है, जबकि इथेन के केस में 6 हाइड्रोजन है। तो एल्केन्स जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड हैं, और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। मतलब एल्कीन में फर्दर हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, एंड कैन बी सैचुरेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और आती है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाट वी कॉल इट, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज होती क्या? होमोलॉगस सीरीज एक तरह की सीरीज है जहां पे सेम पैटर्न के मॉलिक्यूल्स की हम सीरीज बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। रीजन ये है, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एक कंसेक्यूटिव मेंबर है? तो अरेंजमेंट अगर मॉलिक्यूल्स का हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं,
जैसे हमारे पास है एक C2H4 है, तो ये इथीन हमें पता है, C2H4 हो गया, फिर C3H6, वो देखो I लिखा हुआ है, C3H6, और उसके बाद हमारे पास है C4, एक होना चाहिए C4H6। तो ये हमारे पास EIC, EIC। अब EIC का जो एग्जाम्पल हमारे पास बन रहा है, E है हमारा C2H4, और होमोलॉगस सीरीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो जानते हो क्या है, कि होमोलॉगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मान लो अगर इस केस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पता है कि ये इथीन का CnH2n फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, अरेंजमेंट करा जा रहा है, और ये हमारे पास हो गया C3H6, और फिर आगे हमारे पास लास्ट हमारे पास C4H8 शायद C4H8 हम लोगों ने लिखा है, C4H6 गलत हो गया, C4H8 होगा वो। तो ये एक गड़बड़ हो गई, इसको देख लेना। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो हर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये होती है किसी भी सीरीज की, वो ये होती है कि उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। कोई भी मेंबर को उठा लो, उनके बीच उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 का। क्यों CH2 का डिफरेंस है? CH2 का मतलब कार्बन, और कार्बन CH2 का मतलब ये हो गया, तुम ये भी कह सकते हो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितना है 1, तो टोटल मिला के 14 यूनिट्स का चेंज कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में होता है। तो हर एक मेंबर, जैसे मान लो हम एल्केन्स की बात करें तो हमारे पास मीथेन सबसे पहला मॉलिक्यूल आता है, उसके तुरंत बाद उसमें CH2 ऐड कर दो। जैसे मीथेन हमारा एल्कीन है, तो हमें पता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूले वाला जो पहले मेंबर का पहला मेंबर है वो क्या है, CH4। अब तुमसे किसी ने कह दिया कि भाई बताओ थर्ड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर कैसे होगा, तो उसमें C2H4 ऐड कर दो, क्योंकि हर सिंगल मेंबर को अगले ही मेंबर में हमें CH2 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या हो गया C2H6। फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, तो ये हो गया C3H8। तो सीधे सीधे मेंबर्स को हम कैसे पहचान रहे हैं, इस तरह से, ये CH2 का एड ऑन है। तो इसी तरह से कोई भी सीरीज उठा लो, तो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स क्या होते हैं, दे फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है होमोलॉगस सीरीज की, वो जानते हो क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स की खासियत ये होती है, दे आर केमिकली सेम, मतलब दे शो सेम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट किस चीज पे है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई जैसे क्वेश्चन पूछा था, वाई होमोलॉगस सीरीज मेंबर्स दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो रहा है। जैसे इस केस में देखो कितना आ रहा है, 12 + 4 16, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 16 है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 12 + 6 18, यही आ रहा है ना, 24 सॉरी 12 2 24, 24 + 6 30 आ रहा है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया है। जैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट होती हैं, और जब मॉलिक्यूलर वेट ही बदल रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती, यानी कि अगर थर्ड मेंबर सीरीज की हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम इन तीनों में से पूछें तो इस वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा होगा। ये सिंपल सा तरीका होता है होमोलॉगस, और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है क्योंकि जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है। तो हम लोग इसके अलावा देख रहे हैं, अब IUPAC नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, जो भी मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। नाम में ही है हाइड्रोकार्बन। अब जनरली कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की कोई और अलग चीज नहीं है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड सब मोर एलिमेंट्स। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पहली चीज तो हम ये देखें कि उसका क्लासिफिकेशन है क्या। जैसे यहाँ पे एलिफेटिक हो, एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसी एक चेन जो ओपन हो, जैसे ओपन चेन, इसे हम नाम देते हैं ओपन चेन। अब ओपन चेन का मतलब क्या है, देखो कोई भी चेन के दो टर्मिनल एंड्स होंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह ले लें, अगर
मान लो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो एक टर्मिनल एंड इसका ये हो गया, एक टर्मिनल एंड ये हो गया। अगर दोनों टर्मिनल एंड आपस में कनेक्टेड नहीं, जैसे इस केस में हम कह सकते हैं हम यहाँ से भी आ सकते हैं, हम यहाँ से भी आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं ओपन चेन। अब तुम्हें पता है एक तो एलिफेटिक हो गया जिसे हम ओपन चेन कहते हैं, एक साइकिलिक होता है, साइकिल बना होता है, लूप होता है, यानी कि टर्मिनल एंड्स आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लो, से ये देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ये कनेक्टेड है, या इसको हम लोग इस तरह से अगर बना लें CH2 CH2 CH2। अब देखो ये टर्मिनल एंड इसका और इसका टर्मिनल एंड आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो इनको कहा जाता है साइक्लिक। साइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड है एलिस साइक्लिक में, और एक है एरोमेटिक। जब एरोमेटिक एक क्लास ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एरोमेटिक नाम ही आया अरोमा से, स्मेल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, और इसी बेसिस पे हम एरोमेटिक, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखो, फिनोल्स। फिनॉल का नाम सुना है? फिनाइल नहीं, फिनॉल। एनिलीन, ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नैप्थलीन, ये तो बड़ा कॉमन नाम है, नैप्थलीन। जैसे ये क्या मॉलिक्यूल का नाम है, एनिलीन, इनकी स्पेसिफिक स्मेल होती। बेंजीन, नैप्थलीन, नैप्थलीन दो फ्यूज्ड इस तरह से यूं लगे हुए हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल दो बने हुए हैं। तो ये क्लास ऑफ एक डिफरेंट क्लास एलिमेंट्स का है। एलिसाइक्लिक वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन वो क्लोज्ड हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें देखना है तो जैसे मान लो ये हम लोगों ने लिया CH2 CH2 CH2, इन मॉलिक्यूल्स के नाम के आगे साइक्लो टर्म यूज होता है। जैसे इसमें कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट वर्ड जनरली यूज होता है, अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर वैसे भी याद रखना है तो याद रखो, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैथ का भी IUPAC जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए साइकिल बना हुआ है, दोनों टर्मिनल एंड आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हम साइक्लिक में से पढ़ रहे हैं। और इसका नाम 4 कार्बन है इसलिए नाम दे देंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ठीक इसी तरह से तुम इसको नाम दे सकते हो। अगर मान लो 5 कार्बन की होती तो हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से मान लो, जैसे ये केस है, एक और केस उठा लो। मान लो हम लोगों ने CH2 और यहाँ पे एक ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ले लिया CH2 और यहाँ पे ले लिया CH2। अब देखो फिर से ये चेन साइक्लिक है लेकिन अनसैचुरेटेड भी है, डबल बॉन्ड भी, लेकिन साइक्लिक है। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन, क्योंकि इन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। तो इस एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में दोनों ही साइक्लिक के एग्जांपल्स हैं, दोनों के टर्मिनल एंड आपस में क्या है, कनेक्टेड, लेकिन उसके बाद भी दोनों में डिफरेंस है। वो बिल्कुल डिफरेंट क्लास ऑफ एलिमेंट्स हैं, सॉरी एरोमेटिक बिल्कुल डिफरेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल अलग है। इसी तरह से तुम्हारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर रखा है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड को। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बनता है। ओपन चेन, ये क्लोज चेन, ये बस याद रखना क्लोज चेन टर्मिनल लेंस का है। ठीक, तो ये कुछ चीजें याद रखो। इसमें और चीजें देखो IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले तुम्हें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, देखो जब हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर तो हमें पता चलेगा कि हमें चेन सेलेक्ट करनी है। जो मेन चेन सेलेक्ट करोगे तुम, चाहे जितनी लंबी चेन हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो मेन चेन सिलेक्ट करनी है उस चेन के अंदर कितने कार्बन हैं। हो सकता है उसमें 4 कार्बन हो सकता है 5 कार्बन हो सकता है 8 कार्बन हो, वट एवर द नंबर ऑफ कार्बन आर, जितने भी कार्बन होंगे हमें उसी बेसिस पे अपना रूट वर्ड सिलेक्ट करना है। क्योंकि किसी भी IUPAC नेम के आगे दो चीजें, एक तो रूट वर्ड होता है, दूसरा प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और उसके बाद सफिक्स। हालांकि इसके आगे भी कुछ चीजें लोग लिखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले इतना सीखना है। तो रूट वर्ड क्या चीज है, रूट वर्ड तुम्हें बताती है तुम्हारे पास कितने, जैसे मान लो हमने कह दिया रूट वर्ड इज ब्यूट, तो जैसे ही ब्यूट बोलेंगे इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसी चेन है हमारी मेन चेन की बात हो रही, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। अगर हम लोगों ने बोल दिया ऑक्ट, हमने कहा ऑक्ट, ऑक्टेन,
जैसे ही हमने कहा ऑक्टेन, इसका मतलब ये है, ऑक्ट वर्ड आया, ऑक्ट का मतलब हो गया 8। इसका मतलब हमारी जो मेन चेन, हमारे जो आईयूपीएसी में जो मेन चेन है, उस चेन में कितने कार्बन हैं? 8। तो ये बिना इसके तुम्हारे पास ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो यार रूट वर्ड तो तुम्हें ये बता देता है कि भाई जो तुम्हारे पास चेन है उसके अंदर कितने कार्बन हैं। सफिक्स तुम्हें क्या बताता है कि कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। मतलब बिना फंक्शनल ग्रुप के हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। प्रीफिक्स तुम्हें बताता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि मेन चेन और फंक्शनल ग्रुप तो प्रायोरिटी वाला होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट क्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करो, दे आर जस्ट फालतू की चीजें। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फालतू की चीजें। रूट वर्ड हमारा मेन है, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा स्पीशी है जो अगर चेन से कनेक्ट हो गया तो चेन जो है पूरी प्रॉपर्टीज उस फंक्शनल ग्रुप की शो करना शुरू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2OH। अब देखो ये हमारा अल्कोहल होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे ही हमने OH जोड़ा, अब ये पूरी प्रॉपर्टीज अल्कोहल की शो करेगा। लेकिन अगर मान लो हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल इससे जोड़ दिया, CH2Cl, तो ये है हेलो एल्कीन। Cl एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, हेलो एल्कीन। और आसान सीखना है तो इसकी जगह पे मान लो हमने फिर से चेन की लेंथ को हम लोग सेम रख रहे हैं, इसलिए ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ये हमने ले लिया यहाँ पे, मान लो या ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड OH। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीशी है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ फिनॉल है, यहाँ हेलो कंपाउंड, हेलो एटम है। इसका मतलब तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए और तीनों की प्रॉपर्टीज अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अगर चेन में लग गए तो उस चेन की सारी प्रॉपर्टीज किसकी शो होंगी? उस फंक्शनल ग्रुप की। यही इसकी खासियत, जितनी रिएक्शंस हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि केमिकल नेचर क्या होने वाला है। अगर हम इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज द मेन फंक्शन, या व्हाट आर गोइंग टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ये होता है। प्रीफिक्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी चेन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नोमेनक्लेचर में हम ऐड करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रूट वर्ड। अगर रूट वर्ड तुम्हें आ गया, इसी तरह से जैसे एक रूट वर्ड के आगे सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यूज करा, मान लो ये एक चेन देखो, CH3 CH2 अब इस चेन की खासियत क्या है? ये 4 कार्बन की चेन है। जैसे ही 4 कार्बन कहा तो हमारा पहला टर्म जो रूट वर्ड आया वो 4 कार्बन के लिए हमारे पास ब्यूट आ गया, ब्यूट। अब इस चेन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एज सच तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, लेकिन एल्केन को भी हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो अगर एल्केन की हम बात करें, सिंगल बॉन्ड आ रहा है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करते हैं एन, इसीलिए इसका नाम कहते हैं ब्यूटेन, है ना, सिंपल सी चीज। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो कन्वेंशनल जो हमारे पहले यूज होते थे मॉलिक्यूल्स, उनके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटम यानी कि एसिटिक एसिड हो गया। तो कॉमन नेम से हट के हमने एक ऑफिशियल नेमिंग डिसाइड की, द वे द रूल्स आर लेड डाउन, कि हमें किस तरह से नाम लिखना है मॉलिक्यूल का। अब तुम्हारे सामने तमाम तरह के कंपाउंड्स हैं, अगर इस तरह से देखोगे तो मिलियंस मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, तो कैसे नाम लिखोगे? इसलिए रूल्स आर इंपॉर्टेंट। तो वही रूल्स हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, जो हम आने वाले स्ट्रक्चर में देखने जा रहे हैं, कैसे हम रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आईयूपीएसी कैसे निकालेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हाउ टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट विद आईयूपीएसी। जो सबसे पहले रूल्स होते हैं, कैसे तुम निकालो किसी भी मॉलिक्यूल का नाम, कैसे भी मॉलिक्यूल का नाम तुम्हें, जैसे मान लो अगर हमने कंपाउंड एक लिख दिया, ये मान लो वी wrote a compound CH3 CH3 CH CH3, है ना, C CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसको थोड़ा सा और टफ बनाते हैं
और हम लोगों ने ये कंपाउंड लिख दिया। अब भले ये दिखने में तुम्हें टफ लग रहा हो, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर तुमने पहली बार स्टार्ट कर रहे हो आईयूपीएसी तो लगेगा ये तो हो ही नहीं पाएगा या छोड़ दोगे इसको, आगे बढ़ोगे। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं अगर तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कांसेप्ट्स और रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल जानते हो आईयूपीएसी का क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल को देखने से पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी सबसे पहली चीज़ लॉन्गेस्ट चेन। ये हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे पास चेन जो है वो लॉन्गेस्ट है कि नहीं। लेकिन हम लोग एक चीज़ मिस कर जाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन इज़ आवर प्रायोरिटी, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन एक चीज़ अब जैसे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, तो हमारे पास दिख रहा है 1, 2, 3, 4 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कितने कार्बन की दिख रही? लॉन्गेस्ट चेन इस केस में ए वाले केस में 4 कार्बन की। ये गलत हो जाता है, ये गलत है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है C2H5 तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एल्किल ग्रुप्स के बारे में सुन लो। व्हाट आर एल्किल ग्रुप्स? क्या होते हैं एल्किल ग्रुप्स? एल्किल ग्रुप्स हैं क्या? तो पहला सवाल ये उठता है एल्काइल ग्रुप्स जिसे कहते हैं एल्किल ग्रुप्स या एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं भाई साहब? एल्काइल ग्रुप्स का काम क्या है? कोई भी एल्केन ले ली, एल्केन इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एल्केन से एक हाइड्रोजन, ये जनरली बुक्स वगैरह में लिखा है और ये कुछ हद तक ये हेल्पफुल भी है। लेकिन जनरली हम ये कहते हैं कि मान लो मीथेन है, मीथेन के पास 4 कार्बन होने चाहिए तो वो हैं 4 हाइड्रोजन सॉरी। अब इनमें से एक वैलेंसी कार्बन की अगर हम खाली करते हैं तो ये वैलेंसी जैसे ही हम हटाएंगे, अब एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, हाइड्रोजन ही निकाला गया, लेकिन हम ये कनेक्ट अब किसी और से भी हो सकता है। तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो हम उसको नाम दे देंगे एल्किल। जैसे मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटा के जो चीज बची, अब इसे हम नाम क्या दे देंगे? मिथाइल, मिथिल, जो भी बोलो, मिथाइल। इथेन होता, इथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते तो हम उसे नाम देते इथाइल, इथाइल तब नाम दे देते। इसी तरह से अगर मान लो प्रोपेन होता और प्रोपेन से हम एक हाइड्रोजन हटा देते तो हम क्या नाम देते? प्रोपाइल। तो ये बेसिकली क्या है? दे आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स कहां से बनते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो। तो तुम लोगों ने क्या देखा, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप लगा है। अब एल्काइल ग्रुप कैसे पहचाना? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। अगर हम लोगों ने जैसे बात करी पहले कि अगर कोई एल्केन है तो जितने भी कार्बन होगा इसका डबल हाइड्रोजन होगा, +2 यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन +2 यानी कि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6। 6 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो इसका मतलब ये इथाइल ग्रुप नहीं हो गया। तो ये इथाइल ग्रुप है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर CH3 है हमारे पास, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर CH3 है, लेकिन यहाँ पे तुम इसे ओपन करो, यहाँ 2 कार्बन है और 2 कार्बन का मतलब ये तुमने 2 कार्बन बनाए, कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन रखना है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन इसके पास हो गए, सारी कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है। अब जो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्गेस्ट, लेकिन उसमें एक टर्म और होता है लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, लॉन्ग कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर मान लो पेन एक बार स्टार्ट हो गया तो वो एक ही चीज को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। देखो कहीं पे पेन इंटरसेक्ट नहीं हुआ। तो लॉन्गेस्ट चेन ये 4 कार्बन की तुम्हें दिख रही थी, जबकि ओपन जब करा तो हमें दिख रहा है ये कितने कार्बन दिख रहा है? ये हमारी मेन चेन हो रही। कितने कार्बन दिखे? 5 कार्बन्स। और जैसे ही 5 कार्बन आ गया हमारा रूट वर्ड क्या हो गया? पेंट। रूट वर्ड आ गया पेंट। और ये जो चीज फालतू की बची, मेन चेन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद जो चीज बचती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल नंबर 1 के इसी तरह से ये भी देखो, यहाँ पे भी हमने इसी तरह से बना रखा है। मेन चेन तुम्हें दिख रही 3 कार्बन की, लेकिन उसमें C2H5 भी है, तो C2H5 तो वो हमारे पास क्या हो गया? C2H5 को जब ओपन करोगे तो ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, 1 2 3 4। ब्यूट दिखने में लग रही थी प्रॉप, लेकिन है क्या? ब्यूट। तो मेन चेन के बाद हमारे पास जो चीज बचती है उसे हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो रूल नंबर 1 क्या हो गया कि हमें वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद ही तुम ये डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज गोइंग टू बी द रूट वर्ड। तो रूट वर्ड डिसाइड होने के लिए तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये होना मस्ट है कि तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अगर वो गलत हो गया तो तुम्हारा नाम आईयूपीएसी आएगा ही नहीं। तो पहली प्रायोरिटी ये है, तुम्हें बुक्स खोल के ये देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन की चेन तुम बना रहे हो। तो रूल नंबर 1 इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल।
सेकेंड रूल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड रूल क्या कहता है कि वंस यू सेलेक्ट योर लॉन्गेस्ट चेन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो हमारे पास चीजें बच गई हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक बार अगर तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, ये हमारे पास एक ग्रुप मान लो है, ये हम लोगों ने एक ग्रुप ले लिया CH3 CH2, या इसको यूं कर देते हैं अपनी आसानी के लिए CH3 CH3, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CH3। अब तुम इधर से देखो, चाहे इफ यू वांट टू सी दिस, दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन आ रही, इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन नहीं आ सकती। लॉन्गेस्ट सेकंड रूल इज व्हेन यू गेट, जब लंबी चेन सेलेक्ट होने के बाद जो चीजें बची रह जाएंगी उनको हम नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट। हमारा अगला काम क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन देनी है। हमें ऐसा टर्मिनल एंड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करा कि हमने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली, सपोज करो ये चेन सिलेक्ट हुई लॉन्गेस्ट, तो ये दोनों तो फालतू की चीजें बच गई ना, इनको हमने नाम क्या दिया, इनको ही तो हमने नाम दिया है क्या, हाँ इन्हीं को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब इस केस में जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेकंड, इस नंबर से अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 सेकंड और थर्ड, तो हम देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करना चाहें तो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेकंड ही आ रही। तो ऐसे केसेस में एक एग्जांपल और उठा लो, मान लो हम लोगों ने क्या CH3 CH2 C, यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पे CH2, ये CH2 और ये CH3। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे, मान लो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन हो गई। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही, 2। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2, तो इस कार्बन को थर्ड हम कहेंगे और ये फोर्थ, इस बार हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही, थर्ड। यहीं पे हमारे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन देना, हमें उस टर्मिनल एंड से हमें स्टार्टिंग लेनी है जिस टर्मिनल एंड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो बची हुई चीज है उसको कम से कम पोजीशन मिले। तो हम जब ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे आ रही, लेकिन जब हम इधर से स्टार्ट करें तो इसकी पोजीशन आ रही थर्ड। इसका मतलब ऊपर वाला सही है और ये गलत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। दो रूल्स पहले ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, उसके बाद जो चीज बची रह जाएगी उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को हमें पोजीशन इस तरह से करनी है ताकि उसको कम से कम पोजीशन मिल सके, राइट। इसको इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लो पहले। तो ये तुम्हारे सामने दो एग्जांपल लिखे हैं, बताओ IUPAC नेम क्या होगा, सिर्फ दो कंसेप्ट के बेसिस पे, लॉन्गेस्ट चेन रूल और अभी सब्स्टिट्यूएंट का हम लोगों ने बात की है। तो बताओ नाम क्या होगा, या नाम को छोड़, सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या है। इस केस में जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेन आ रही, अगर लॉन्गेस्ट चेन हम इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक, तो यही आ रही है। देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इसका मतलब रूट वर्ड तो हमारा श्योर हो गया, हेप्ट है, हेप्ट ही होगा। उसके अलावा उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं वो क्या होगी, एक ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट जो बची हुई चीजें हैं दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल दिख रहा है और एक इथाइल दिख रहा है, इथाइल है और ये है मिथाइल। ओके गुड, ये दो चीजें हो गई। इसी तरह से उसमें अगर हम चेन को देखें तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास आ रही, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6। तो इसका मतलब हेक्स हमारे पास रूट वर्ड आ गया, हेक्स। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हमें कितने दिख रहे हैं, 2, एक मिथाइल दिख रहा है और एक इथाइल। अब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक बार तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया, हमें क्या करना है, उन्हें कम से कम पोजीशन देनी, कम से कम पोजीशन देनी। तो हमारे पास इधर से अगर हम स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल चलो इस मॉलिक्यूल को हम चेक करते हैं। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1, 2 टर्मिनल एंड होते हैं हमेशा, चेन के दो, ओपन चेन के 2 टर्मिनल एंड्स होंगे, लेफ्ट या राइट जो भी तुम्हें सोचना हो। हम इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक, करेक्ट। और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट हमारा पड़ रहा है। जब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट जो नजर आया वो क्या है, इथाइल। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे यानी कि फोर्थ पे आया है और फिफ्थ पे आया है, राइट।
अच्छा, अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हुई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो रही, राइट टू लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो पोजीशन आ रही लेफ्ट टू राइट, वो आ रही है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, और जबकि राइट टू लेफ्ट जब हम आए हैं तो ये हमारे पास आ रही है 4 5। इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, दोनों की पोजीशन को अगर जोड़ो, 4 प्लस 5 कितना आ रहा है 9, और ये कितना आ रहा है 7, कौन सा कम है, जो कम है वो हमारा नेम, उधर से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये तो एक टेक्निकल चीज हो गई कि हमें हमेशा चेन को उस तरफ से स्टार्ट करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाए, सीधी सी बात, इसके आगे सोचना ही नहीं। हम इधर से क्या, हमें लोएस्ट सम रूल वगैरह बाद में, पहले ये चीज देखो कि अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हमारा जो इनकाउंटर हो रहा है पहला, जो एल्काइल ग्रुप जो पहला सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है वो किस पोजीशन पे, थर्ड पे, बस नाम वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि इधर से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, इधर वाले में देखो, जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी हम 1 2 3 थर्ड पे ही हमें इथाइल मिला जा रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो थर्ड पे ही मिथाइल मिला जा रहा है। स्पेशल केस होता है वो, स्पेशल केस होता है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिले। तो इस केस में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 है, राइट। ओके, नाउ कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ स्पेशल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल यही एक केस देख लो, इंपॉर्टेंट है। एक और केस हम उठा देते हैं, ये मान लो ये CH3 ले लिया, एक इधर हमने CH, इधर Cl ले लो, और इधर CH और Br ले लो, इधर CH3 ले लो। अब ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो सेकंड पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ गया। अगर हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो हमारे पास सेकंड पे फिर से सब्स्टिट्यूएंट, तो इस बार दोनों ही टर्मिनल एंड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही। कौन से सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं हो रही, बस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ इधर से आ रहे हैं तब भी हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे केसेस में हमें नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर, जैसे ये Cl को हम कहते हैं क्लोरो, क्लोरो, और ये है ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को अगर हम देखेंगे तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला इस इधर से जब नंबर आ रहा है तो सेकंड पे आ रहा है, और इधर से थर्ड पोजीशन पे उसके बाद वाला आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आया उसको प्रायोरिटी पहले दो, नंबरिंग उस तरफ से करो जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो कम है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको कम से कम पोजीशन मिले। तो यही केस यहाँ पे भी आ रहा है। ये इथाइल है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये मिथाइल है, तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से करेंगे तो मिथाइल पहले आ जाएगा। तो हमें तो इथाइल को नंबरिंग करनी है, इसलिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इथाइल आ गया। तो यहां तक कि हमने देखा कि हमारे पास पोजीशन जो है वो डिसाइड करती हैं। लॉन्गेस्ट चेन के बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बचे, सब्स्टिट्यूएंट को तुम्हें क्या करना है, उनको कम से कम पोजीशन देनी। कम से कम पोजीशन देने के बाद एक बार ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद हम नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने के पहले हमारे पास हमने क्या बताया था अभी स्टार्ट होने से पहले, कि कोई भी नाम में दो चीजें होती, तीन चीजें बल्कि होती हैं। रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स होता है। सफिक्स क्या चीज बताता है तुम्हें, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उससे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इन जनरल किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, रूट वर्ड। अब देखो, चलो एग्जांपल हम पिक करते हैं ये वाला। इस केस में हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की है, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, इसका जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो आ रही है हेप्ट, बिल्कुल सही, हेप्ट। प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अब देखो हमारे पास पोजीशन भी हमें पता है कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। प्रॉब्लम यह है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट, भले ही हमने नाम बाद में, नंबर भले ही इथाइल को बाद में मिला है, लेकिन क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया है, इसलिए नाम हम उसका पहले लिखेंगे विद पोजीशन। तो किस जगह पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 4। अब नंबर और हमेशा अल्फाबेट के बीच में डैश लगाओ, तो 4 इथाइल, 4
इथाइल। उसके बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, थर्ड पे लगा था मिथाइल, तो ये हमने लिख दिया फिर से 3 मिथाइल। हेप्ट हमारा वर्ड आ गया। अब चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। हमने यहाँ गैपिंग दिख रही तो मैं नहीं देनी है, हेप्टेन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन दिख रहे हैं, रूट वर्ड हो गया 6 कार्बन का, यानी कि हेक्स। जो पोजीशन है वो पहले हमने क्या बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नाम भी पहले लिखेंगे और नंबर भी इस केस में पहले ही मिल रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमने पोजीशन के हिसाब से। तो इसका किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद अब रूट वर्ड हमारा क्या है, हेक्स, ये हमने लिख दिया हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एन। तो ये सफिक्स, ये रूट वर्ड और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सिंपल है कि नहीं। एक और एग्जांपल अगर मान लो हम तुम्हें दे दें, चलो एक तो ये प्रॉब्लम होगी हमारे पास कि अभी तक की हम लोगों ने सिर्फ एल्केन्स के केसेस को देखा है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप को लिखने जा रहे हैं, उनके नाम को देखो और तुम डिसाइड करो खुद कैसे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। लेकिन तुम्हें ये जान के हैरानी होगी, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मान लो इथेन, एल्केन्स के लिए हम जनरली जो टर्म यूज करते हैं एन, एल्कीन्स के लिए ईन यूज करते हैं, और एल्काइंस के लिए वाई एन ई। ये सफिक्स होते हैं, सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप को बताने वाले। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है मॉलिक्यूल में तो एल्काइन, एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्काइन। लेकिन अल्कोहल के केसेस में, जैसे फंक्शनल ग्रुप में अगर मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2OH, तो इस केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्कोहल आ गया है तो उसका नाम हमेशा एंड होगा। जो एल्केन होगा उसका एल्केन, मान लो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, इथेन, तो ईथ, एथ, एन। हमें क्या करना है, जहां कहीं अल्कोहल आता है तो उसके नाम के आखिरी में हम ओ लगाते हैं, ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ई को ड्रॉप करके ओ एल लगा दो, इथेनॉल। तुम लोग उनसे सबने सुना है। तो अगर 3 कार्बन की चेन होती तो हम कहते हैं प्रोपेनॉल। अब 3 कार्बन की चेन में हम फिर ये देखते हैं कि पोजीशन कौन सी है। जैसे मान लो 3 कार्बन की चेन, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास OH इस वाले कार्बन पे आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ऐसे केस में एक ये आ गया, और अगर मान लो मॉलिक्यूल इस तरह से लिखा है तब CH2 CH2 CH2OH, तो इस केस में दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर तुम देखो ध्यान से तो सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। इसका देखो तो तुम्हारे पास आ रहा है 3 कार्बन है कि नहीं, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 C3H8O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। जो ये आइसोमर्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या आ गया, 3 कार्बन की यहाँ पे भी चेन है, 3 कार्बन की यहाँ पे भी चेन है, और दोनों में ही सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ऐसे केसेस में पोजीशन बतानी पड़ेगी हमें। इसका नाम हो गया प्रोपेन। किस पोजीशन पे लगा है, 1 2 3, तो सेकंड पे तो प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3, इसका नाम हो गया किस पोजीशन पे लगा है, पहली पोजीशन पे। क्योंकि हमेशा जैसे हमने कहा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी मिलती है। प्रियोरिटी का मतलब कि उनके जो चेन स्टार्ट जो सबसे कम नंबर पॉसिबल है वो हमें किसको देना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हमें इस कार्बन से अगर तुम कहोगे हम इसका नाम 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे OH को दिखाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन देनी है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल। ठीक। अब इसी तरह से तुम्हारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम हमेशा एंड होगा आल पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यही तो है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं। कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं, 2 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, ओके एथ।
क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अब 2 कार्बन का है और 2 कार्बन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए टर्म यूज होगा एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसका नाम किस पे एंड हो रहा है, आल पे। लेकिन तुम्हें बता दें ई इसका ड्रॉप करना पड़ेगा और नाम को हम लिख सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। इसी का ही नाम होता है एसिटिल्डिहाइड। तीसरी चीज जो इसीलिए इथेनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट, 3 कार्बन का होता है तो हम कहते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे एग्जांपल ले लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं, 3 कार्बन। रूट वर्ड यानी कि 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। तुमने यूज करा प्रोप। अब प्रोप के साथ साथ इसकी पोजीशन जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है, जैसे इस केस में भी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप है उसे हम काउंट करेंगे और उसको पहला नंबर भी देंगे। तो इस केस में ये पहला नंबर था। इसी तरह से यहाँ पे भी जो मेन चेन है उसमें जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है उसे हमने काउंट करा और इसी को पहला नंबर भी दे दिया 1 2 3। तो कभी भी यहाँ पोजीशन नहीं बताई जाएगी, समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन हमेशा 1 ही मिलेगी। तो प्रोप हो गया 3 कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये जो चेन हमने बनाई इसमें सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसके लिए टर्म जो यूज होता है वो यूज होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो हम नाम ओइक एसिड लिखेंगे और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ओइक एसिड लगाएंगे तो ई हटा दो इसका, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक और यहीं पे चीज समझ लो कि अगर हमने एक और मॉलिक्यूल ले लें से CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अब कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, सिंपल। देखो ये मॉलिक्यूल जो है ये होता है कीटोन। कीटोन्स क्या होते हैं, ये भी एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप्स, जो हम लोगों ने पढ़ा ना एल्काइल ग्रुप। तो एक एग्जांपल ले लो इसका, तो सबने बड़ा मशहूर एक नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको पढ़ना, उसमें लिखा होगा एसीटोन, ये इस तरह का होता है। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे CH3 है, हम C2H5 भी ले सकते हैं, जो लेना चाहो, दोनों तरफ से कोई भी अल्काइल ग्रुप। हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन हो गई कितने कार्बन की, 3। इसके नाम के आगे जो नाम इसका एंड होता है उसका ONE पे एंड होता है। तो प्रोप, इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग उधर ही आ रही, 1 2 3। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, ONE, प्रोपेनोन। लेकिन अगर मान लो हमने इसको कंपाउंड को CH3 के बजाय यहाँ पे एक और CH2 लिखते और यहाँ पे CH3 एक और ऐड कर देते, अब चेन जो हो जाती वो कितने कार्बन की हो गई, 4। लेकिन इस बार हमें अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो 3rd पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा होता है, C डबल बॉन्ड O को कीटो ग्रुप कहते हैं। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे होते तो 2nd पोजीशन आती। तो हम इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो अब हमें नंबरिंग देनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3rd पोजीशन आ रही और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2nd पोजीशन आ रही है, और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे कम नंबर देना पड़ता है। तो क्या नाम होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन होगी, ब्यूट एन, 2nd पोजीशन हम बताएंगे ब्यूटेन 2 ऑन, और देखो एन का ई हमने ड्रॉप कर दिया, ब्यूटेन 2 ऑन। इथर्स जो होते हैं, इथर्स भी बड़े मशहूर होते हैं। एक एग्जांपल इसका अगर हम ले लें, CH3OCH3, तो मान लो ये लिखा है, तो इसका हम नाम लिख देंगे मीथॉक्सी मीथेन। मीथॉक्सी, एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, मीथॉक्सी इथेन, इसी मीथेन, सॉरी। और एक और एग्जांपल इसी का ले लो, अगर हम लोग ईथर का एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लें, तो मान लो हमने ले लिया C2H5OCH3, इस बार डिफरेंट हो रहा है, एक तरफ CH3 लगा, एक तरफ इथाइल, तो इसको हम नाम देखते हैं मीथॉक्सी इथेन। मीथॉक्सी इथेन, ये नाम आएगा, इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ सिलेक्टेड नॉमेनक्लेचर्स हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इनमें से कि कोई अलग सी चीज हो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड होता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। इसी तरह से हमारे पास, तो आगे हम आइसोमर्स जब पढ़ेंगे या एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेलिंग करेंगे।
इसमें और स्ट्रक्चर्स देखते हैं और कुछ आगे चीजें पढ़ते हैं। तो बताओ इनमें से किन किन के IUPAC नेम कर पाओगे, क्या क्या नाम होगा इनका? IUPAC नेम कितने कंपाउंड्स हैं? जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सबका नाम लिख सकते हो। चलो देखो क्या नाम होगा। सिर्फ रूल्स वही रूल्स, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन, ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको फॉलो करोगे और उनकी पोजीशनिंग और नेम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले कंपाउंड से। देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। रूट वर्ड हमारा क्या हो गया? 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। उसके अलावा जो मेन चेन के अलावा जो फालतू की चीजें बच गई वो ये। अब हम लोगों ने क्या कहा था, अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम देख रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे एक बार मिथाइल ग्रुप आया है और थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल, तो 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा, यानी कि 2 2 और फिर थर्ड पे लगा है एक और मिथाइल। तो इसको जोड़ो तो ये आ रहा है 7 एंड इसको जोड़ोगे तो ये 8 आ रहा है। जो कम आ रहा है वो लोएस्ट सम रूल, इसी को कहते हैं लोएस्ट सम रूल। तो हमें उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से लोएस्ट सम रूल कम आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल किधर से कम आ रहा था? इस तरफ से, यानी कि राइट टू लेफ्ट हम आएंगे। तो इधर से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमारे पास पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन क्या आ रही, 2 पे मिथाइल लगा है, फिर 2 पे, यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार नहीं लिखते। फिर क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है इसलिए थर्ड पे भी मिथाइल लगा है। तो 2, 3 कितने मिथाइल हो गए? 1 2 3, ये इनकी तीनों की पोजीशन है और कितने हैं? 3। तो ट्राई मिथाइल हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब रूट वर्ड कितने नंबर का था? 4 कार्बन, यानी कि ब्यूट। और क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है इस चेन में इसलिए ब्यूटेन, ये नाम हो गया 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से इसका नाम देखो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका पता कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो मैं नहीं पता, लेकिन सोचो कि क्या आएगा इसका नाम। अगर तुम्हारा नाम आ रहा है, बताओ क्या बताएं, 3,4 डाइमिथाइल, अगर हम गलत नहीं है तो डाइमिथाइल हेक्सेन। कैसे? अगर नहीं समझ में आया तो जानते हो क्या है, C2H5 को ओपन करो, इसको ओपन करो तो ये लिखा है C2H5, कैसे लिखा होगा? CH2CH3। इसी तरह से ये इथाइल ग्रुप को भी CH2CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं थी, ये है लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 हेक्सेन। और ये अगर इसको हम नंबर 1 2 3, तो थर्ड पे एक मिथाइल लगा है और ये फोर्थ पे मिथाइल लगा है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? अब ये तो सिंपल सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देते हैं, एल्केन से ज्यादा एल्केन। जैसे हम एक अपना फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, वैसे ही एल्कीन भी होता है, वैसे ही एल्काइन भी होता है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो एल्काइल की बेइज्जती, क्योंकि थर्ड पोजीशन आ रही, और अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन। तो हमें इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी, 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5। तो रूट वर्ड हो गया पेंट। अच्छा, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है? सेकंड पे। तो सेकंड पे लिख देंगे 2 इन, पेन 2 इन या 2 पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है। अब इसको कैसे नाम लिखेंगे? सीधी सी बात है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कितने कार्बन की दिख रही? 3। तो रूट वर्ड हो गया प्रॉप। और इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, दोनों में ही सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही, जैसे 1 2 3 हो गया। अगर हम इधर से नंबरिंग करते 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। रूट वर्ड 5। ये बड़ा ही देखो, एल्डिहाइड्स को लिखने का तरीका CHO होता है। C डबल बॉन्ड OH, या तो ओपन करके लिखो C डबल बॉन्ड OH या फिर लिखो CHO। COH मत लिखना, गलत हो जाता है। कितने कार्बन की एल्डिहाइड दिख रही? 2 कार्बन की। एथेनॉल याद करो। एक आल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड्स के लिए। अब ये देखो नाम। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, चलो देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी ये। तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? इधर से कर देते हैं 1 2 3 4। अब यहां पे
जानते हो अगर तुमने इधर से नंबरिंग ली तो ये गलत हो जाएगा, जानते हो क्यों? इसमें तुमने सब्स्टिट्यूएंट को तो कोशिश करी है कम नंबर देने की, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग क्या आ गई 3, जबकि फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो हमें फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इधर से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को हमें थर्ड पोजीशन मिल रही, तो हमें इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें कम से कम पोजीशन देनी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जब इधर से कतई ना कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 पे तो है भाई मिथाइल, तो पहले तो हम हमेशा याद करो सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, ब्यूट। किस पोजीशन पे अल्कोहल लगा है, सेकंड, ब्यूट इन टू ओल। ओल किसके लिए यूज करते हैं, अल्कोहल्स के लिए, ब्यूटेन टू ओल। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब ये देखो क्या नाम होगा इसका, ये तो सिंपल सा है, लॉन्गेस्ट चेन। ये देखो, तुम्हें टेढ़ा मेढ़े से मतलब नहीं है, तुम्हें कॉन्टिन्यूअस देखना पड़ता है। देखो कॉन्टिन्यूटी है 1 2 3 4 5। अब इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूएंट को तो कम पोजीशन दे पा रहे हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो तुम्हारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तुम्हें फंक्शन कम से कम पोजीशन देनी। तो अगर इस टर्मिनल एंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड आ रही। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमारी पोजीशन सेकंड जाएगी। तो हमें किधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इस तरफ से 1 2 3 4 5। रूट 5 कार्बन की चेन हो गई, तो रूट वर्ड पेंट हो गया। अब पोजीशन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की है वो किस जगह पे, 1 2 3। हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं 4 5। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा है, 4 मिथाइल पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लेते हैं, किस पोजीशन पे, सेकंड, पेंट टू आइन। तो इसको यहाँ पे गैपिंग ये ज्यादा हो गई, देख लेना। 4 मिथाइल पेंट टू आइन। ये है कुछ आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर्स। हाइड्रोकार्बन्स के बाद देखते हैं।